कल्पना कीजिए दो दोस्त हैं। अच्छा। हाँ, मतलब पहला दोस्त हर सुबह एक दृढ़ निश्चय के साथ उठता है। वो खुद से वादे करता है, कुछ प्रेरणादायक वीडियो देखता है और अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे सिगरेट से दूर रहने की कसम खाता है। जो कि ज्यादातर लोग करते ही हैं। बिल्कुल। लेकिन जो दूसरा दोस्त है, वो इतना कुछ नहीं करता। वो बस अपनी मेज से लाइटर हटा देता है और उस रास्ते से घर जाना बंद कर देता है जहां उसकी पसंदीदा सिगरेट की दुकान है। ये बहुत ही दिलचस्प अप्रोच है ना? विज्ञान और आज के हमारे स्रोत बताते हैं कि इस दूसरे व्यक्ति के सफल होने की संभावना पहले वाली की तुलना में कहीं ज्यादा है। और ऐसा क्यों है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के कुछ बेहतरीन हिंदी अंश है। हाँ, और हमारा मिशन यही है कि हम समझें कि छोटे बदलाव कैसे असाधारण परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन बदलने के लिए किसी चमत्कार या मतलब पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, लेकिन असल में आदतों को बदलना भावनाओं का नहीं बल्कि तंत्र का विज्ञान और एक व्यवस्थित प्रक्रिया का खेल है। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मतलब आखिर मानव मस्तिष्क इस आदत नाम की मशीन को चलाता कैसे है? देखिए, ये सवाल हमारी पूरी चर्चा की नींव है, क्योंकि अगर हम किसी मशीन के काम करने के तरीके को नहीं समझेंगे तो उसमें सुधार करना लगभग असंभव है। सही बात है। हमारे स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि मस्तिष्क हमेशा ऊर्जा बचाना चाहता है। मतलब आलसी है? एक तरह से हाँ, हर नए निर्णय में ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए जब भी कोई काम बार बार किया जाता है तो मस्तिष्क उसे स्वचालित मोड में डाल देता है। इसी को हम आदत कहते हैं। ओके। और हर आदत एक बहुत ही विशिष्ट 4 स्टेप फीडबैक लूप से होकर गुजरती है। हमारा मस्तिष्क हर सेकंड हमारे आसपास के वातावरण को स्कैन करता रहता है। तो ये एक तरह का चक्र है जो पृष्ठभूमि में लगातार चल रहा है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। बिल्कुल। और इसके 4 चरण बहुत स्पष्ट है। पहला है संकेत यानी क्यू, फिर ललक यानी क्रेविंग, फिर प्रतिसाद या रिस्पॉन्स और अंत में पुरस्कार यानी रिवॉर्ड। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार। हाँ, ये चारों मिलकर एक अंतहीन चक्र बनाते हैं। पहला कदम जो संकेत है वो ट्रिगर है, जो हमारे मस्तिष्क को कोई व्यवहार शुरू करने का इशारा करता है, जैसे कोई आवाज, कोई गंध या समय। और उसके बाद ललक आती है? सही कहा, यह वह इच्छा है जो बदलाव लाती है। असल में ललक किसी आदत की नहीं होती, बल्कि उस आदत से मिलने वाले अवस्था परिवर्तन की होती है। मुझे लगता है कि ये अवस्था परिवर्तन वाला बिंदु थोड़ा भारी हो सकता है। क्या हम इसे किसी रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि हम इन चारों चरणों को 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? पहला है समस्या का चरण और दूसरा है हल का चरण। मान लीजिए कोई व्यक्ति काम कर रहा है और किसी प्रोजेक्ट पे पूरी तरह अटक जाता है। जो कि हम सबके साथ अक्सर होता ही है। हाँ, तो ये अटकना एक संकेत है। अब वो व्यक्ति कुंठा या उलझन महसूस करता है और इस मानसिक तनाव से मुक्त होना चाहता है। ये तनाव से मुक्ति की चाहत ही ललक है। हाँ, और ये समस्या का चरण हुआ। इंसान को एहसास हो गया है कि एक समस्या है जिसे सुलझाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंप्यूटर के इफ देन कमांड की तरह काम कर रहा है। वो कैसे? मतलब अगर मुझे कुंठा महसूस होती है तो मुझे कुछ ऐसा खोजना है जो मुझे बेहतर महसूस कराए। ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल इसी इफ देन तर्क पर काम करता है। अब आता है हल का चरण। उस कुंठा के जवाब में वो व्यक्ति तुरंत अपना फोन उठाता है और सोशल मीडिया देखने लगता है। ये प्रतिसाद है। और कुछ पल के लिए उसे अपने उस अटके हुए काम से राहत महसूस होती है, एक डोपामाइन हिट मिलती है। बिल्कुल, और ये पुरस्कार है। तो मस्तिष्क ने इस पूरी घटना से ये सीख लिया कि जब भी काम मुश्किल लगे या कुंठा हो तो बस फोन उठा लो। हाँ, समस्या थी कुंठा और हल था सोशल मीडिया से मिलने वाली अल्पकालिक राहत। स्रोतों में एक और बहुत ही सरल उदाहरण दिया गया है। जैसे एक अंधेरे कमरे में जाना संकेत है, देखने की इच्छा होना ललक है, फिर लाइट का बटन चालू करना प्रतिसाद है और कमरे में सब कुछ साफ साफ देख पाने की संतुष्टि पुरस्कार है। और चूंकि मस्तिष्क बहुत तेजी से इस लूप को पूरा करता है, इसलिए अगली बार जब भी वो व्यक्ति अंधेरे कमरे में जाएगा, उसका हाथ अपने आप लाइट के स्विच की तरफ बढ़ जाएगा। उसे सोचना भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, लूप इतना मजबूत हो जाता है कि सोचने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर हमें ये पता चल गया है कि आदतें कैसे बनती हैं, तो हम इस विज्ञान का उपयोग अपनी मर्जी की आदतें बनाने में कर सकते हैं। एकदम सही।
स्रोतों में इन्हीं 4 चरणों को आधार मानकर व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम बताए गए हैं। ये नियम एक तरह से मस्तिष्क को हैक करने का ब्लूप्रिंट है। अगर संकेत पहले आता है, तो पहला नियम कहता है, इसे स्पष्ट बनाएं। हाँ, अगर हम चाहते हैं कि कोई नई आदत हमारे जीवन का हिस्सा बने, तो उसका संकेत इतना स्पष्ट होना चाहिए कि मस्तिष्क उसे नजरअंदाज कर ही ना सके। और इसके लिए स्रोतों में आदतों का क्रम या हैबिट स्टैकिंग का जिक्र है। इसका फॉर्मूला है कि वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। जैसे सुबह की कॉफी पीने के बाद मैं 1 मिनट के लिए ध्यान करूंगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सिर्फ ये बोल देने से मस्तिष्क मान जाता है? इसके पीछे क्या विज्ञान काम कर रहा है? इसके पीछे न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान है। हमारी जो मौजूदा आदतें हैं, जैसे सुबह उठ के ब्रश करना या कॉफी पीना, वे हमारे मस्तिष्क में बहुत मजबूत न्यूरल पाथवे बना चुकी हैं। मतलब वे एक चौड़े हाईवे की तरह हैं। बिल्कुल। जब हम उन पुरानी आदतों के साथ नई आदतों को जोड़ते हैं, तो हम एक नया रास्ता बनाने के बजाय उसी हाईवे का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसलिए नई आदत को अपनाना आसान हो जाता है, क्योंकि ट्रिगर पहले से ही स्वचालित है। ये बहुत ही तार्किक है। और इसी पहले नियम में वातावरण डिजाइन की भी बात की गई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनमें मोटिवेशन या प्रेरणा की कमी है, जबकि असल में उनके वातावरण में स्पष्टता की कमी होती है। हाँ, मतलब अगर कोई फल खाना चाहता है, लेकिन सेब फ्रिज के सबसे निचले हिस्से में किसी डब्बे के पीछे छिपे हैं, तो वो उन्हें कभी नहीं खाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर अच्छी आदतों के संकेत आसपास साफ दिखाई देंगे, जैसे मेज के बीचों बीच रखा फलों का कटोरा, तो उन्हें आजमाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वातावरण डिजाइन हमें उस लूप के पहले चरण यानी संकेत को अपने पक्ष में करने की ताकत देता है। अब मान लीजिए संकेत स्पष्ट हो गया, लेकिन अंदर से वो काम करने की कोई इच्छा ही नहीं है। फिर तो कोई फायदा नहीं। यहीं पर दूसरा नियम आता है, जो ललक से संबंधित है, और वो है इसे आकर्षक बनाएं। इंसान का स्वभाव है कि वो उन चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है जो उसे अच्छी लगती हैं। इसके लिए स्रोतों में प्रलोभन बंडलिंग या टेम्पटेशन बंडलिंग का बड़ा ही रचनात्मक कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें उस काम को जो करने की जरूरत है, उस काम के साथ जोड़ दिया जाता है जिसे करने की इच्छा है। हाँ, ये बहुत कारगर है। जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ते समय अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना या कोई पसंदीदा टीवी शो देखना। इसके पीछे डोपामाइन का खेल है। विज्ञान बताता है कि डोपामाइन सिर्फ तब नहीं रिलीज होता जब हम किसी इनाम का अनुभव करते हैं, अच्छा, बल्कि तब भी रिलीज होता है जब हम उस इनाम की उम्मीद करते हैं। जब किसी मुश्किल काम को किसी मजेदार काम के साथ जोड़ दिया जाता है, तो मस्तिष्क को उस मजे की उम्मीद होने लगती है और वो उस मुश्किल काम को शुरू करने के लिए ऊर्जा दे देता है। तो ये मस्तिष्क को चकमा देने का एक शानदार तरीका है। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे नियम पर, और सच कहूं तो इसे पढ़कर मुझे थोड़ी उलझन हुई थी। ये प्रतिसाद पर आधारित है और कहता है इसे आसान बनाएं। और यहीं पर 2 मिनट का नियम आता है। 2 मिनट रूल। हाँ, ये नियम कहता है कि नई आदत को इतना छोटा कर लें कि उसे करने में 2 मिनट से कम का समय लगे। जैसे मैराथन दौड़ने का लक्ष्य है, तो सिर्फ दौड़ने के जूते पहनना। जी हाँ, सुनने में ये बहुत ही सरल लगता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो सिर्फ जूते पहन लेना और दौड़ने ना जाना थोड़ा बेतुका नहीं लगता? क्या हम खुद को इस तरह से धोखा देकर सच में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं? मतलब जूतों के फीते बांधने से तो कोई फिट नहीं हो जाता। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहीं पर मनोविज्ञान का सबसे गहरा रहस्य छिपा है। देखिए, बात सिर्फ जूते पहनने की नहीं है। तो फिर किसकी है? बात है शुरुआती रुकावट या एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने की। कोई भी काम शुरू करना सबसे मुश्किल होता है। एक बार जब कोई व्यक्ति जूतों के फीते बांध लेता है और बाहर निकल जाता है, तो उस काम को बीच में छोड़ना उसे जारी रखने से ज्यादा मुश्किल लगने लगता है। यानी हमें बस उस पहले दरवाजे को खोलना है। बिल्कुल। मानव मस्तिष्क हमेशा सबसे कम रुकावट वाले रास्ते को चुनता है, वह रास्ता जहां सबसे कम ऊर्जा खर्च हो। हाँ, अगर लक्ष्य 5 किलोमीटर दौड़ना है, तो मस्तिष्क सोचता है, अरे ये बहुत मुश्किल है, आज रहने देते हैं। एकदम सही। लेकिन जब लक्ष्य सिर्फ जूते पहनना होता है, तो मस्तिष्क विरोध नहीं करता। 2 मिनट का नियम उस शुरुआती रुकावट को खत्म कर देता है। और एक बार गति बन गई तो इंसान स्वाभाविक रूप से आगे का काम कर ही लेता है। ये समझ में आता है। सबसे मुश्किल काम शुरुआत करना है। हाँ, एक बार शुरू कर दिया तो लय बन जाती है। अब चौथे नियम पर आते हैं, जो पुरस्कार से जुड़ा हुआ है। इसे संतोषप्रद बनाएं। अगर कोई काम करने के बाद अच्छा महसूस होता है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो दोबारा किया जाएगा।
और यहीं पर तात्कालिक पुरस्कार का महत्व बढ़ जाता है। हम जिस दुनिया में विकसित हुए हैं वो तात्कालिक पुरस्कारों वाली दुनिया थी। मतलब तुरंत फल मिलना चाहिए। हाँ, लेकिन आज के हमारे जो लक्ष्य हैं, जैसे रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना या वजन कम करना, इनके परिणाम महीनों या सालों बाद मिलते हैं। इसलिए हमें उस प्रक्रिया को तुरंत संतोषप्रद बनाने के तरीके खोजने होते हैं। स्रोतों में इसके लिए आदत का स्कोर कार्ड भरने या हैबिट ट्रैकर इस्तेमाल करने की बात कही गई है। और एक बहुत ही कड़ा नियम दिया गया है, दूसरी बार करने से ना चूकें, नेवर मिस ट्वाइस। ये बहुत जरूरी नियम है। मान लीजिए किसी दिन नई आदत का पालन नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लगातार 2 दिन ऐसा ना हो। हैबिट ट्रैकर काम करता है क्योंकि वो प्रगति का दृश्य प्रमाण देता है। जब कैलेंडर पर एक क्रॉस या सही का निशान लगता है तो वो एक तात्कालिक संतुष्टि देता है। वो खुद में एक छोटा सा पुरस्कार बन जाता है। लेकिन यहाँ एक सवाल और उठता है। हमने ये तो सीख लिया कि अच्छी आदतें कैसे बनाई जाती हैं, वातावरण को स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषप्रद बना लिया। लेकिन अगर किसी को कोई पुरानी खराब आदत छोड़नी हो, जैसे बहुत ज्यादा जंक फूड खाना या हर समय फोन देखना, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो विज्ञान कहता है कि हमें बस इन्हीं 4 नियमों को पूरी तरह से उलट देना है। ओके। बुरे व्यवहार को खत्म करने के लिए लूप को तोड़ने की जरूरत है। यानी जो काम अच्छी आदतों के लिए किया उसका ठीक उल्टा। पहला नियम था इसे स्पष्ट बनाएं, तो बुरी आदत के लिए ये होगा इसे अस्पष्ट बनाएं या अदृश्य बना दें। बिल्कुल, अपने वातावरण से उन सभी संकेतों को हटा देना चाहिए जो खराब आदत को बढ़ावा देते हैं। अगर फोन देखने की आदत है तो उसे दूसरे कमरे में रख देना चाहिए। और दूसरा उल्टा नियम होगा इसे अनाकर्षक बनाएं। हाँ, खराब आदतों को न करने के फायदों पर ध्यान केंद्रित करना और अपनी मानसिकता को बदलना। तीसरा नियम जो बहुत असरदार है, इसे कठिन बनाएं। मतलब खुद के और उस बुरी आदत के बीच में रुकावटें बढ़ा दें, कदमों की संख्या बढ़ा दें। सही कहा। और चौथा उल्टा नियम है इसे असंतोषजनक बनाएं। स्रोतों में सुझाव दिया गया है कि जिम्मेदार भागीदार बनाएं, यानी किसी को उस व्यवहार की निगरानी करने के लिए कहें। हाँ, अगर कोई बुरी आदत दोहराई जाती है तो उसकी कीमत सार्वजनिक और पीड़ादायक होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ थोड़ा रुकते हैं। तो इस सब का निष्कर्ष क्या निकलता है? हम अच्छी आदतों के लिए वातावरण को आसान बना रहे हैं और बुरी आदतों के लिए वातावरण को मुश्किल बना रहे हैं। तो क्या इंसान पूरी तरह से अपने आसपास के वातावरण की कठपुतली है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या हमारी कोई अपनी स्वतंत्र इच्छा या विल पावर नहीं है? कि शिकार होने के बजाय उसके वास्तुकार या आर्किटेक्ट बन सकते हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, विल पावर या इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है। ये दिन के अंत तक खत्म हो जाती है। लेकिन जब वातावरण को जानबूझकर डिजाइन किया जाता है तो सफलता के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये नजरिया बहुत ही सशक्त करने वाला है। स्रोतों में जीवन को सुधारने के बहुत ही विशिष्ट उदाहरण दिए गए हैं। जैसे अगर किसी को अच्छी नींद चाहिए तो सिर्फ ये सोचना काफी नहीं है कि मुझे जल्दी सोना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? स्रोत कहते हैं एक अच्छी मैट्रेस खरीदें, ब्लैकआउट पर्दे ले आएं और सबसे महत्वपूर्ण, शयन कक्ष से टीवी हटा दें। यहाँ टीवी हटाना संकेत को अदृश्य बनाने और रुकावट बढ़ाने का बेहतरीन उदाहरण है। उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी वातावरण डिजाइन अचूक है। स्रोतों में सुझाव है कि काम के बीच में ध्यान भटकने से बचने के लिए ईमेल्स को अनसब्सक्राइब करें, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें और फोन से गेम और सोशल मीडिया ऐप्स हटा दें। हाँ, जब फोन में ऐप होगा ही नहीं तो उस तक पहुंचने के लिए ब्राउजर खोलना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ये अतिरिक्त घर्षण या रुकावट मस्तिष्क को ऑटो पायलट से बाहर निकालती है और सोचने का समय देती है। ये बहुत ही तार्किक है। रुकावट बढ़ाना मस्तिष्क की उस आलसी प्रवृत्ति का फायदा उठाना है। अब एक और अहम पहलू पर आते हैं। हमने आदतों को शुरू करना सीख लिया, उन्हें तोड़ना सीख लिया। लेकिन छोटी आदतों को बड़ा कैसे किया जाए? बड़ी आदतें एक दिन में नहीं बनती। हमारे स्रोतों में आदतों को चरणों में बांटने की एक बहुत ही सुंदर तालिका दी गई है। इसका एक उदाहरण है शाकाहारी बनने की प्रक्रिया। हाँ, यह क्रमिक विकास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे बिना अभिभूत हुए बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में फैसला करे कि वो आज से पूरी तरह शाकाहारी है, तो मस्तिष्क इस भारी बदलाव से घबरा जाएगा और उसके असफल होने की संभावना बहुत अधिक होगी। बिल्कुल। लेकिन स्रोत में इसे 5 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण बहुत आसान है, हर भोजन में सब्जी खाना, बस इतना ही।
बाकी सब कुछ वैसा ही रहता है। और जब ये पहली आदत जीवन का हिस्सा बन जाए और कोई प्रयास न करना पड़े, तब दूसरा चरण आता है, चौपायों का मांस खाना बंद करना, जैसे गाय या सूअर। उसके बाद तीसरा चरण, दो पाए जानवरों का मांस बंद करना, जैसे चिकन। चौथा चरण, बिना पैरों के जीवों का मांस खाना बंद करना, यानी मछलियां। और अंत में पांचवा चरण, सभी पशु आहार जैसे अंडा, दूध, चीज खाना बंद करना। इस तरह से चरणों में बांटने से मस्तिष्क को अचानक हुए किसी बड़े बदलाव का झटका नहीं लगता। हर चरण के साथ व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। और यहीं पर एक और बहुत ही गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत सामने आता है, गोल्डीलॉक्स क्षेत्र या द गोल्डीलॉक्स जोन। ये सिद्धांत बताता है कि इंसान किसी भी काम को लंबे समय तक कब जारी रख पाता है। हाँ, श्रोतों में एक ग्राफ के माध्यम से इस गोल्डीलॉक्स क्षेत्र को समझाया गया है। ये क्या है और ये आदतों के टिकने से कैसे जुड़ा है? मानव प्रेरणा के सबसे बड़े दुश्मनों में से दो हैं, उबाऊपन यानी बोरियत और विफलता। गोल्डीलॉक्स क्षेत्र इन दोनों के ठीक बीच का वो संकरा रास्ता है, जहां काम न तो बहुत आसान होता है और ना ही बहुत मुश्किल। तो इसका मतलब है कि चुनौती का स्तर हमारी वर्तमान क्षमताओं के ठीक किनारे पर होना चाहिए। एकदम सटीक। ग्राफ में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि अगर कोई आदत बहुत आसान हो जाती है तो इंसान उबाऊपन का शिकार हो जाता है, उसमें मजा आना बंद हो जाता है। हाँ, और अगर वही काम क्षमता से बहुत अधिक कठिन है तो विफलता महसूस होती है और इंसान कुंठित होकर उसे छोड़ देता है। इसलिए सफलता इन दोनों अतियों के बीच संतुलन बनाने में है। अगर रोज सिर्फ 2 मिनट व्यायाम करने से शुरुआत की गई है तो कुछ हफ्तों बाद वो 2 मिनट का व्यायाम उबाऊ हो जाएगा। बिल्कुल, तब उसे बढ़ाकर 10 मिनट करना होगा ताकि थोड़ी चुनौती मिले। लेकिन इतनी भी नहीं कि इंसान हार मान ले। यही कारण है कि आदतों को क्रमिक रूप से बढ़ाना इतना महत्वपूर्ण है। ये हमें विफलता से बचाता है और उबाऊपन को दूर रखता है, जिससे हम लगातार गोल्डीलॉक्स क्षेत्र में बने रहते हैं। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं तो हमने देखा कि आदतें केवल इच्छा शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि वे एक सुविचारित तंत्रिका विज्ञान है। संकेत, ललक, प्रतिसाद और पुरस्कार का एक फीडबैक लूप। सही बात है। हमने अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम सीखे। उन्हें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषप्रद बनाना। साथ ही ये भी समझा कि कैसे बुरी आदतों को तोड़ने के लिए इन्हीं नियमों को उल्टा किया जा सकता है। हमने 2 मिनट के नियम का विज्ञान समझा और देखा कि हम कैसे अपने वातावरण के वास्तुकार बन सकते हैं। ये सब बहुत ही व्यवहारिक और जमीनी ज्ञान है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में स्रोतों में एक ऐसा विचार दिया गया है जो हमारी सोच को और गहरा करता है। वो विचार है संकेंद्रित वृत्तों का, यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का। हाँ, उस चित्र में 3 स्तर दिखाए गए हैं जो बदलाव के विभिन्न आयामों को दर्शाते हैं। सबसे बाहरी वृत्त है नतीजे या रिजल्ट्स, यानी जो कुछ प्राप्त किया जाता है, जैसे वजन कम करना या किताब लिखना। और उसके भीतर का वृत्त, वो है प्रक्रिया या प्रोसेस, यानी जो किया जाता है, जैसे जिम जाना या रोज लिखना। लेकिन जो सबसे भीतरी वृत्त है, जो इन सब का केंद्र है, वो है पहचान या आइडेंटिटी, यानी एक व्यक्ति खुद के बारे में क्या विश्वास करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आदतों को बदलने का असली उद्देश्य सिर्फ कुछ पाना या नतीजे हासिल करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। असली उद्देश्य अपनी पहचान को बदलना है। जब 2 मिनट के नियम का पालन करते हुए हर दिन सिर्फ दौड़ने के जूते पहने जाते हैं, तो वो व्यक्ति केवल व्यायाम करने की कोशिश नहीं कर रहा होता। तो वो क्या कर रहा होता है? वो खुद को, अपने मस्तिष्क को ये प्रमाण दे रहा होता है कि वो एक धावक है। हर छोटी आदत उस व्यक्ति के पक्ष में डाला गया एक वोट है जो वो बनना चाहता है। ये सचमुच एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। मानसिकता में ये बदलाव कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं से लेकर मैं धूम्रपान करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, यही वो अंतर है जो आदतों को हमेशा के लिए बदल देता है। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। हमने अभी तक बात की है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आदतों और पहचान को बदलता है, लेकिन अगर हम इस पूरे विज्ञान को समाज के स्तर पर देखें तो क्या होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प दिशा है। अगर हमारा वातावरण हमारी आदतों को आकार देता है और हमारी आदतें हमारी पहचान बनाती हैं, माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है, तो जब पूरा समाज या कोई समुदाय एक जैसी सामूहिक आदतें अपना लेता है तो क्या होता है? यही वो बिंदु है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।
क्या हमारे व्यक्तिगत छोटे छोटे चुनाव और आदतें मिलकर एक ऐसा विशाल सांस्कृतिक वातावरण तैयार करते हैं जो आने वाली पीढ़ियों के व्यवहार को स्वचालित रूप से निर्धारित करेगा? हाँ, क्या समाज की सामूहिक पहचान केवल लाखों लोगों की अदृश्य आदतों का जोड़ है? ये सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। जो छोटे बदलाव हम आज अपने कमरों और अपनी दिनचर्या में कर रहे हैं, हो सकता है वे सिर्फ हमारी ही पहचान नहीं, बल्कि भविष्य के उस वातावरण का खाका भी तैयार कर रहे हों जिसमें अन्य लोग सांस लेंगे। आज की इस गहन चर्चा में हमने मानव व्यवहार की जड़ों को समझा। इस नए ज्ञान को व्यवहार में लाने का इससे अच्छा समय कोई और नहीं हो सकता। आज के लिए बस इतना ही।